रियासत मदीना, अभी जो रियासत मदीना सो कॉल्ड रियासत मदीना है, ये कैसे चलती रहेगी और किस तरह चलेगी। नाज़रीन, बड़े बड़े दावे इमरान खान साहब के कि भाई जब तो महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है। मैं हर बार ये बात सुनने को मिलती है और कहने को मिलती है कि भाई अब जो है वो हम हमारी अगर गवर्नमेंट आएगी तो हम जो है वो महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, करोड़ों नौकरियां बांटेंगे, गरीबों को घर देंगे। गरीबों से तो नौकरियां छीन ली जा रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, गैस पहले ही पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज चल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो अपने मुलाजिमीन को निकाल रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो है वो सर पर जूं भी नहीं रेंगती। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह चीज़ों को लेकर चलेगी। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेनेट में बिल मंजूर हो गया है, IMF वाला जो बिल है, जो बिल्कुल स्टेट बैंक वाला जो बिल था वो मंजूर हो गया। अब IMF हम पर मजीद जो है वो महंगाई नाफिज करेगा और हमें वो जाहिर है उस महंगाई को सहना पड़ेगा, क्योंकि जो वजीर ख़जाना है पाकिस्तान के वो कहते हैं कि अगले 3 महीने तक महंगाई कम नहीं होगी। उन्होंने साफ कह दिया कि महंगाई अगले 3 महीने तक कम नहीं होगी। नाजरीन, अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान किस दहाने पे खड़ा होगा? पाकिस्तान कैसे चलेगा? पाकिस्तान को चलाने वाले कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा करप्ट लोग चले गए, चोर चले गए, डाकू चले गए, हाजी आ गए। और ये हाजी किस तरह पाकिस्तान को चला रहे हैं? एक सब्जी वाले से लेकर एक ब्यूरोक्रेट तक जो है वो नाखुश है। वो अपने आप में सरवाइव करना उसका मुश्किल होता जा रहा है। गरीब तबका तो ऑलरेडी गरीब था, वो मजीद पिस गया है। जो मिडिल क्लास था वो गुर्बत की तरफ आ गया है और जो कारोबारी हजरात थे उनका कारोबार तबाह हो गया है। एक तरफ जो है वो कोरोना का रोना है और दूसरी तरफ जो है वो महंगाई इस तरह बढ़ेगी, इस तेजी से बढ़ेगी कि महीने में 2 बार पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ेगी। जब महीने में 2 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली हर चीज के ऊपर जो है वो महंगाई नाफिस होगी, हर चीज महंगी होगी। तो नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है ख्वाजा तारिक नजीर साहब PMLN से। मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। तारिक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, राब्ता जो है हमारा उनसे नहीं हो पाया, मुनक़ता हो गया उनसे राब्ता, शायद किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से। हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा जो है वो हम प्रोग्राम में लें। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे महंगाई किस तरह महंगाई कंट्रोल में आएगी। कोई स्ट्रेटेजी अभी तक PTI गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जिसके ऊपर ये महंगाई को कंट्रोल करने का कोई इंदिया दें, बल्कि बड़े कॉन्फिडेंस से इमरान साहब कहते हैं, बड़े 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 कॉन्फिडेंस से जो है वो इमरान खान कहते हैं कि हम महंगाई जो है वो अगले 3 महीने तक जो है ना वो कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमारे ऊपर जो है वो IMF का जोर है, हमारे ऊपर IMF का जोर है और हमारे ऊपर जो है वो महंगाई इस तरह नाफिज रहेगी। ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब दोबारा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, मेहरबानी। तारिक साहब, किस तरह देखते हैं महंगाई दोबारा जो है वो बढ़ने को तैयार है? महंगाई का एक और तूफान हमारी पाकिस्तानी मासूम कौम के ऊपर जो है वो लगने को तैयार है, क्योंकि इंदिया है गवर्नमेंट का कि शायद पेट्रोल जो अगला महीना आने वाला है 1 से 2 दिनों में, उसमें 10 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत जो बढ़ेंगी। देखिए, अब तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मजलूम अवाम जो है बातों पे आदी हो गए हैं। बुलंद बात दावे करना एक और बात है और हकीकत को डिलीवर करना कुछ और बात है। और पूरी पाकिस्तानी कौम ने पिछले 3.5 सालों में इस बात का अच्छी तरह से तजर्बा कर लिया कि जो तब्दीली है सिवाय महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के अलावा और कुछ भी नहीं लाई। इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये जो दावे करते थे वो खोखले भी थे और उसमें मतलब जिसे कहना चाहिए कि गलत बयानियां कर रहे थे ये। अब जब हुकूमत इनको मिली है तो ये कोई ना कोई बहाना करके किसी न किसी पर जो है उसका इल्ज़ाम डाल देते हैं, बजाय इसके कि आप खुद जो है उसकी जिम्मेदारी कबूल करें। 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल में तो काया पलट जाती है। अगर आप मुस्लिम लीग नून का दौर देखें 2013 से 2018 तक का, तो तकरीबन 1.5-2 साल में ही हमने वो काम कर दिए थे कि जो कि तकरीबन नामुमकिन नजर आते थे, जिसमें दहशतगर्दी का खात्मा और दूसरा जो 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी बिजली की, तो वो चीजें ऐसी थी जो पिछली हुकूमत जो है या उससे पहले की हुकूमतें जो हैं
उसको मतलब ख़त्म नहीं कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर ये मसला हल किया। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि इस हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ना कॉम्पिटेंस है, ना अहल भी है, ना लायक भी है, और इंतहा की करप्ट भी है। जब ये तमाम अवामिल मिल जाएंगे तो आप क्या को करते हैं कि ये कुछ डिलीवर कर पाएंगे? कतई नहीं। 3 महीने क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि ये अगले 1.5 साल भी जो है कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और इनके जो सियासी जो लोग हैं जो कि अपना हल्का रखते हैं और मतलब तो कहना चाहिए पैराट्रूपर्स नहीं है, घुसपैठिए नहीं है, उनके अलावा जो लोग हैं वो अपने हलकों में जा नहीं सकेंगे। कम से कम पीटीआई की टिकट पे तो वो इलेक्शन किसी सूरत भी लड़ने को तैयार नहीं होंगे, और वो दाएं बाएं उन जमातों को, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को देखेंगे जिसका कि वोट बैंक दिन ब दिन आप देखिए बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उन्होंने लाख इल्जाम लगाए, आपने देखा कोई चीज ऐसी साबित नहीं हो सकी। ये दावे करते थे 90 दिन में करप्शन खत्म करने की बात करते थे, आज उसमें ये तरक्की कर गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये तस्लीम करना चाहिए कि इनकी बस की बात नहीं है करप्शन खत्म करने की। जी तो इस्तीफा, जिस तरह आपने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस्तीफा यही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है पंजाब में आप लोगों की, तो इस्तीफा का मुतालबा किया है आप लोगों ने? देखिए, कोई ये तो एक जमाने में पूरी कौम को अखलाकी दर्स दिया करते थे ना, कि कोरिया में अगर ट्रेन का हादसा हो जाता है तो वजीर जो है इस्तीफा दे देता है, अगर फलानी किश्ती डूब जाती है तो फलाना वजीर जो है इस्तीफा दे देता है, ट्रेन का हादसा होता है तो यूं हो जाता है। तो ये अब मतलब खुद उस पर क्यों नहीं अमल करते? तो इससे तो यही जाहिर होता है कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। दूसरों को नसीहत। अच्छा, अभी पेट्रोल की जो मसनूआत है अगर इस तरह बढ़ेंगी तो इसके ऊपर कोई आप लोगों का है क्या एहतजाज करें, या इसके ऊपर जो है वो कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी बनाए कि जिससे ये कीमतें रोकी भी जा सके, और इन थोड़ा सा इनको एहसास दिलाया जाए कि आवाम के ऊपर ये बर्डन ना डाला जाए, इसको किसी और तरह मैनेज किया जाए? 350 अरब रुपए का बर्डन तो डाल दिया ना इन्होंने ऑलरेडी। हमने तो लाख कोशिश की और समझाया भी, आदमी को भी समझाया कि आप क्यों इस गुनाह बिलज़्ज़त में जो है शरीक हो रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं या उन पे कुछ अपना दबाव है किसी हल्के का, तो उन्होंने साथ दिया और वो बिल पास हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि इन्हें खुद सोचना चाहिए, अगर ये वाकई आवाम का दर्द रखते हैं अपने दिलों में, तो इनके जो लोग हैं, जो बाशऊर लोग हर जमात में होते हैं, इनमें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही जो है इनकी जो आला क़यादत है उनकी उस तमाश की, उन्हें सोचना चाहिए कि ये कब तक आखिर कौम पे, मुल्क पे जुल्म ढाएंगे, और क्या गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब को बिल्कुल खत्म करके ही दम लेंगे? क्या इस एजेंडे पे आए? ये तो इन्हें सोचना चाहिए, इनके लोगों को सोचना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आवाम का दर्द रखते हैं, उनको कम से कम सोचना चाहिए और अपनी क़यादत को ये बावर कराना चाहिए कि मजीद जो है कौम जो है इस बोझ की, इस महंगाई की मुतामिल नहीं हो सकती। अच्छा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर तहसीन आबिदी साहिबा मौजूद हैं, बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं वेलकम करता हूं उनको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तहसीन, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का अच्छा शुक्र। तहसीन, मुझे बताइएगा कि किस तरह देखते हैं आप इस जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो दोबारा ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब दोबारा क्या इस तरह जा रही हैं? कभी इस मैं पूरी हिस्ट्री में पेट्रोल की कीमतें मैंने इस हद तक जाते हुए नहीं देखी, और अब कहते हैं कि मजीद 10 रुपए तक पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ सकती है। देखिए, ये हमसे पाकिस्तानी अवाम से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जब से ये आए हैं कि आप पेट्रोल ले लें, आप गैस का ले लें, अभी किसान परेशान हैं कि उनको खाद नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रहा है, हर जगह पे इनके फेलियर्स हैं, ये कोई चीज़ संभाल नहीं पा रहे हैं। और मजीद मतलब ये अब ख्वाब देख रहे हैं कि जी अगले 5 साल भी खान साहब के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मेरी ही गवर्नमेंट होगी, तो इनके पास इतने इनकॉम्पिटेंट लोग जो है, मतलब इनकी जो टीम के पूरे फेलियर्स हैं, जो खान साहब लेके आने की बात करते थे कि जी मूड का नक्शा बदल दूंगा। अभी रिसेंट 2 दिन पहले की जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कि हम जो है 140 नंबर पर आ गए हैं 180 ममालिक की लिस्ट में। मतलब हम
3 साल में जो है हमारा ग्रेड 117 पे हमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने छोड़ा था, 127 पे सॉरी उन्होंने छोड़ा था, और हम 140 पर आ चुके हैं। तो इतने सारे इनके फेलियर्स हैं, इनसे संभल नहीं रही हैं चीजें। यकीनन इनकी पूरी काबीना की फेलियर्स हैं। खान साहब के स्टेटमेंट्स जिस तरह के आते हैं, या तो बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करे, आपके पास इतने एक्सपीरियंस नहीं था, आप मुसलसल पिछली हुकूमतों पे तमाम ब्लेम डालते रहे, तमाम इल्जाम डालते रहे कि इट्स बीन 3.5 ईयर, 3.5 साल बहुत ज्यादा होते हैं कि आप कोई एक चीज तो कंट्रोल कर लेते। चले ठीक है, मुल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कम से कम अपनी काबीना को करप्शन कंट्रोल कर लेते। क्या आपकी काबीना के लोग करप्शन नहीं करते? तो यकीनन ये फेलियर्स हैं इनके, ये पाकिस्तानी अवाम से कोई दुश्मनी है जो वो निकाल रहे हैं। नहीं तो करप्शन पर तो ये तो जो इनके नारे थे वो तो वो तो थे ही करप्शन के खिलाफ, और आज भी वो बोलते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। देखिए रज़ाक, इनसे एनआरओ मांग कौन रहा है? और वो इस पोजीशन में खान साहब है, खान साहब को तो इसकी चीज को जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि उनके पास ऐसी कैसे अथॉरिटी आ गई कि वो किसी को एनआरओ दे सकते हैं। मतलब आपका नैरेटिव, आपने बिल्कुल सही बात की, इनका नैरेटिव यही था कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे। आपने सिर्फ अपनी जो है वो जो है अपनी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जो है वो विक्टिमाइज करने के लिए आपने नैब को भी यूज किया, आपने उस इदारे को भी कंट्रोवर्शियल बनाया। आप मुसलसल जो है वो कंटेनर पे चढ़ के जो बातें करते थे, आपको अभी तक यकीन नहीं आया शायद कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। वही जबान इनके जो मिनिस्टर्स यूज करते हैं, एक दिन यूज करते हैं, अगले दिन माफिया मांगते हैं, अगले दिन यू टर्न्स लेते हैं। तो इनके यहाँ करप्शन तो मैं बता रही हूँ ना, तो इंटरनेशनल रिपोर्ट है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। फिर इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का, पहले कहा था चौथा महंगा तरीन मुल्क है, रिसेंट रिपोर्ट में कहा है तीसरा महंगा तरीन मुल्क है। खान साहब कह रहे हैं जी यहाँ पे हमारा बड़ा सस्ता तरीन मुल्क है। मतलब इस ऐसे इंसान की, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि जो कि नेशनल रिपोर्ट्स को भी डिनाई कर रहा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को भी डिनाई कर रहा है। आपको देखा हाल कि मुल्क में अवाम मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, लेकिन खान साहब को तो किसी तरह से घबराहट ही नहीं हो रही है। मतलब लोग घबरा के अब मरना शुरू हो गए, खुदकुशियां करना शुरू हो गए। लेकिन खान साहब की मैं उनकी शर्म को मैं कहूंगी कि कहाँ चली गई है कि उनको किसी तरह की घबराहट फील नहीं हो रही है। नहीं, जिस तरह आपने कहा कि नैरेटिव था इनका, ये तो इनके तो आज भी वही नैरेटिव है, और वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन वो वेज कंपेयर नहीं करते, वो सिर्फ जो है ना वो जो प्राइसेस हैं वो कंपेयर करते हैं, वेज कंपेयर नहीं करते। देखिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि जब वो नेशनल रिपोर्ट्स को नहीं मान रहे, वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को नहीं मान रहे, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि जी वहाँ पे इतनी महंगाई है। भाई अगर आप बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। खान साहब को यही कोई बता दे, कोई बेहतर इकोनॉमिस्ट उनकी टीम में अल्लाह करे कोई आ जाए कि उनको चीजें बताए कि जी पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है लोगों की इनकम बढ़ती है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने तो फिर भी 25,000 जो है वो मिनिमम वेजेस रखी, लेकिन बाकी अगर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान देखें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो खान साहब अगर इनकम बढ़ाते हैं और फिर इन्फ्लेशन उसके हिसाब से बढ़ती है, तो फिर थोड़ा बहुत अगर आप कुछ कहने की हिम्मत भी करें, लेकिन यहाँ तो हर चीज जो है वो बिल्कुल वर्स होती चली जा रही है। मतलब आप देखें पॉवर्टी रेट जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो 25% पे 30% पे था, आज 45% से ऊपर जा चुकी है हमारी आवाम फतेह गुरबत से नीचे। सिर्फ खान साहब है जिनका जो ग्राफ ऊपर गया है कि 550% शायद उनकी इनकम में इजाफा हुआ है, उनके असासों में इजाफा हुआ है। बाकी तो गरीब तर होता चला गया है। तो उनके नैरेटिव की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो बयान देते हुए आए थे, रजा के तमाम बयान झूठे हुए। 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, 100 दिन में सराय की सूबा बना दूंगा, हर चीज उनकी जुटाई में उसके पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। कोई एक चीज मुझे बता दीजिए कि खान साहब की सही साबित हुई हो। अभी हमने कोशिश की थी कि राबिस्तान खान साहब को जो है वो हम टेलीफोन लाइन पर लें, लेकिन उन्होंने वो कॉल कट गई उनकी, या काट दी उन्होंने। बहरहाल तो बेहतर अल्लाह ही जानता है। हमने कोशिश की थी कि उनको प्रोग्राम में उनसे सवाल करें कि कोई एक वादा, कोई एक दावा जो है वो जो कोई एक वादा या कोई एक दावा ऐसा हो तो हमें जो पूरा होता हुआ दिखाई देता हो या पूरा हुआ हो। अभी मुझे मेरी टीम ने बताया कि हमने उनको कॉल बैक की थी कि उनका मोबाइल उन्होंने ऑफ कर दिया। मतलब मोबाइल ऑफ होने का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम में कुछ अल्फाज सुने और आपने बोला कि ये तो प्रोग्राम जो है वो सवाल जवाब हो जाएंगे यहाँ पर, और सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने फोन काट दिया। अब ये तो मतलब अगर आप एटलीस्ट जवाब तो दें, आप डील तो करें, आप फेस तो करें, जो गलतियां हैं उसको फेस तो करें, क्योंकि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गलतियों को फेस करती है, लेकिन
यहाँ पर पीटीआई का जो है वो बहुत ही अजीब सा हाल है। बहरहाल ख्वाजा तारिक साहब, जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि डॉलर्स को कंट्रोल किया हुआ है और चीज़ों को जो है वो बहुत मैनेज किया हुआ था, तो आप क्या देखते हैं कि इन सब का हल क्या है और मजीद हमें कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? महंगाई कब कम होगी? क्या किस तरह देखते हैं आप? इसका एक ही हल है कि बिल्कुल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और उसके बाद जो भी हुकूमत मार्ज वजूद में आए उसको जो है आइन और कानून के मुताबिक काम करने का पूरा मौका फराहम किया जाए, तो आप इस दलदल से निकल सकते हैं। अदरवाइज कोई सूरत नहीं है कि आप इस दलदल से निकल पाएं। आप तो कहते हैं जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे। आरटीएस आपके सामने है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने का मरहला आपके सामने है। तो, कुछ रिजल्ट्स तो ऐसे हैं जो फौरी आ गए और कुछ शहर के रिजल्ट्स ऐसे हैं जो 2 दिन के बाद आए हैं, तो उनसे मतलब मशकूक तो हो गया ना काम। तो अभी और उससे जो पहले जी उस मुफ्तदारों की रिपोर्टें पढ़ें तो उसमें भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया, तो इसमें क्या शक है। और आप देखिए ना उसका नतीजा, उसका अंजाम क्या हुआ। अगर एक जेन्युइनली इलेक्टेड पार्टी मार्ज अपना इख्तिदार में आती तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस तरह के हालात कभी भी पैदा नहीं होते। नहीं, तो उससे पहले जो इलेक्शन होते रहे क्या वो ट्रांसपेरेंट थे? जी, इससे पहले 2018 से पहले जो इलेक्शन होते रहे वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे? देखिए हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ जो है घोटाला होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप समझे मेरी बात? जी जी, सुन रहा हूं मैं। हर इलेक्शन में कोई ना कोई मतलब तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, शिकायत होती हैं, लेकिन ये तो पूरे का पूरा प्रोसेस ही जो है वो डाउटफुल था। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग जो है ना वो मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी? कमीशन तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अपाहज था, उनके तो इख्तियार में ही नहीं था। अगर आपने इलेक्शन, क्योंकि मैं तो खुद इलेक्शन लड़ा हूँ ना 2018 में, मैं खुद कौमी असेंबली का उम्मीदवार था। जी, जब आपने तमाम को काउंसिल से निकाल दिया जाए और खुद ही आप अनाउंस करके रिजल्ट को मानेगा, मुझे ये बता दीजिए आप। अच्छा, तहसीन आबिदी साहिबा, आप किस तरह देखती हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट थे या नहीं थे इस बार? देखिए, ये तो बच्चा बच्चा जानता है मुल्क का कि मतलब सेलेक्टेड लफ्ज भी जो है वो खान साहब ने ही यूज करवाया है कि किस तरह। और अगर हम ये बात ना भी कहें, बड़ी बुरी लग जाती है खान साहब की टीम को, उनके लोगों को ये बात है कि सेलेक्टेड लफ्ज यूज ना करें। अगर हम यूज ना भी करें तो जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो इनकी इसमें इनमेच्योर स्टेटमेंट्स आते हैं, जो मुसलसल इनके फेलियर्स हैं, क्या उससे एक आदमी भी इस बात को जज नहीं कर सकता कि जी ये सेलेक्ट करके लाए गए हैं? ये एक यूसी के इनके कोई भी, आप स्पेशली कराची में अगर आप देखें कि जी 14 एमएलए थे इनके, कोई एक एमएलए इनका यूसी का इलेक्शन जीतना डिजर्व नहीं करता था, उसका मैंडेट नहीं था। उसका प्रूफ जो है वो तमाम बाई इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान के बाई इलेक्शन देख लें, कराची के रिसेंट NA 249 के इलेक्शन देख लें कि ये विनिंग उस पे थे, वहाँ से फैसल वाडा साहब जो है वजीर भी थे, इस दफा ये 6 नंबर पे आए, इनकी जमान से जब थे। इसी तरह कंटोनमेंट इलेक्शन देख लें, इसी तरह NA 133 का लाहौर का इलेक्शन देख लें, दस्का देख लें, मतलब लातादाद एग्जाम्पल्स मौजूद। CS 88 मलीर देख लें कराची, हर जगह इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर ये अवामी मैंडेट लेके आते, ये इलेक्ट होके आते तो ये रीगेन करते अपनी पोजीशन, ये दोबारा बाई इलेक्शन से भी वही पोजीशन करके ज्यादा इनके वोट्स हो जाते हैं। लेकिन इनके फेलियर्स की वजह से इनकी अपनी परफॉर्मेंस बता रही है कि उनको सेलेक्ट करके लाया गया। तो आज तो सेनेट में बिल मंजूर हो गया IMF वाला और स्टेट बैंक वाला। देखिए, अब क्या कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी का फायदा उठाया जा रहा है, अवाम को, पार्लियामेंट को, तमाम चीज़ों को बिल्डोज किया जा रहा है। कोई चीज़ पार्लियामेंट के नहीं आते, कोई डायलॉग नहीं होता, कोई आपस में कंसेंसस नहीं होता। बिल्कुल एक डिक्टेटर वाला माइंड बन चल रहा है खान साहब का कि जी नंबर्स क्योंकि ज़्यादा हैं, लाएं चीज़ चाहे वो अवाम पे कितनी भी बड़ा बोझ डाल दे। अभी जो मिनी बजट का भी हुआ, मतलब इतना शर्म का मकान था रज़ा कि मिनी बजट की सूरत में अवाम पे इन्होंने एक और बम गिराया कि अवाम पहले ही पिस रहे थे, उससे मजीद महंगाई, और उससे वो जो है वो टैरिफ बजा रहे हैं, अपनी डेस्क बजा रहे हैं, आपस में मुस्कुरा के देख रहे हैं कि जी हमने बड़ा कुछ विन कर लिया। मतलब पाकिस्तानी अवाम को हरा के आपकी कौन सी चीज हो रही है?
इसी आवाम को तो आप क्लेम करते हैं ना कि हम मैंडेट लेके आए, जो कि हमें पता है आप लेके नहीं आए, आवाम को भी पता है आप लेके नहीं आए, आपका एटीट्यूड भी बता रहा है। लेकिन अगेन ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह के बिल पास हो रहे हैं, जिस तरह के बजट पास हो रहे हैं, क्योंकि किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा और वन मैन शो चल रहा है खान साहब का। ख्वाजा तारिक साहब, आज अपोजिशन के 8 सेनेटर्स जो है ना वो आज गैर हाजिर थे, तो एक वोट से जो है ना वो सेनेट में बिल जो है वो मंजूर हो गया। तो अगर अपोजिशन के वो 8 सेनेट के मेंबर्स आ जाते तो शायद ये बिल मंजूर ना होता। या ये तो अफसोसनाक बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, लेकिन बात यह है कि इसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान के अवाम को भुगतना होगा, और इसका सारा मतलब क्रेडिट कह रहे हैं, सेहरा कह रहे हैं, या गुनाह जो है वो हुकूमत वक्त के सर पे जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ा ही अफसोसनाक। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सेनेटर्स आ जाते जो कि अपोजिशन की तरफ से सेनेटर थे, अगर वो आ जाते तो शायद ये चीजें ना होती, और सेनेट चेयरमैन ने भी वोट जो है हुकूमत के हक में दिया है। सर वो तो देखें, हुकूमत का हिस्सा है ना, वो तो आपको भी मालूम है कि वो किस रास्ते से जो है सेनेट के चेयरमैन बने हैं, किस तरह बने हैं, वो सबके सामने है। तो मेरी जाती राय ये है कि ये एक तरह से अच्छा है कि ये अपने ही बोझ तले जो है इंशाल्लाह जो है ये गिरेंगे सबके। ठीक है, अच्छा जो कुछ भी हो रहा है। तहसीन साहिबा, जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा ख्वाजा साहब। अल्टीमेटली देखिए, ये तमाम चीजें जो इनके खाते में जा रही हैं, इनके इत्तेहादियों के खाते में जा रही हैं, तो इसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? इनको होगा और इनके इत्तेहादियों को होगा, और ऑपोजिशन को हर हाल में इस सूरत में फायदा ही फायदा होगा कि वो इस गुनाह में शरीक नहीं है। ठीक है तहसीन साहब, आपसे आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी से आप लोगों का जो है वो टेबल टॉक हो गई, वहाँ पर जो है मुआहिदा तय पा गया, कुछ शराइत मंजूर कर ली गई, कुछ शराइत पर बातचीत जो है वो हो गई, और धरना जो है जो जमात इस्लामी का धरना था वो ख़त्म हो गया। तो क्या अमेंडमेंट करने वाली है पीपल्स पार्टी, और क्या जो जो जमात इस्लामी की शराइत थी वो सारी मंजूर की जाएंगी, या कुछ इन पर भी मज़ीद नेगोशिएशन होगी? देखिए, जिस तरह शाह साहब कल गए थे उनके धरने में, और जिस तरह अब उन्होंने पूरी डिटेल बताई थी कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं कि जो हमने मान लिए हैं या जो नहीं भी माने हैं, तो उससे बातचीत की जा सकती है। हम तो डे वन से यही बात कर रहे थे रज़ा, चाहे वो जमात इस्लामी हो, वो NQM हो, वो GDA हो, वो PTI हो, हम मुसलसल यही बात कर रहे थे कि जी आइए हमसे बात कीजिए, ये जो बिल है ये आसमानी सहीफा नहीं है, जहाँ आप हमें जस्टिफाई कर सके, जहाँ इस सूबे शहर की बेहतरी की बात होगी, हम क्यों नहीं मानेंगे। हम बेहतर निज़ाम लाना चाहते हैं, और हमने बेहतर निज़ाम लाने की ही कोशिश की है, लेकिन इतने ज़्यादा इतने अजीब किस्म के एतराज़ात आ रहे थे। जो अगेन मैं कहूँगी कि पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, स्पेशली NQM और PTI को मैं बोलूँगी कि पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए की थी। भाई जिस चीज़ का एतराज़ यहाँ किया जा रहा है, क्या KPK में वो कानून है, क्या पंजाब में वो कानून है, क्या इस्लामाबाद में वो कानून है, सिर्फ सिंध को बेस बना के, क्योंकि सिंध में PTI की हुकूमत नहीं है, क्योंकि सिंध में सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि सिंध के आवाम ने लाख कर कोशिशों के बावजूद भी आपको सेलेक्ट होने नहीं दिया, तो शायद उसका एक ग्रज था। लेकिन जमात इस्लामी के साथ हमारे बड़े सक्सेसफुल नेगोशिएशन हुई हैं। डिटेल्स सारी आपको अखबार में भी मिल जाएंगी, आप कहेंगे तो मैं भी आपको भेजूंगी। नहीं, कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, कुछ अगर आपके पास। जी जी कि हमने हेल्थ का जो है हमने सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास लिया था, वो भी हमारी एक बहुत बेहतर नीयत थी, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप कराची आई हैं कि कराची में जो कि अंडर लोकल गवर्नमेंट KMC के अंदर जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनका हाल देख लीजिए, और जो सिंध गवर्नमेंट की निगरानी में चल रहे हैं अगर आप उनका हाल देख लीजिए। मतलब हमने इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल जैसे NICVD है कि पूरे पाकिस्तान से इलाज करवाने लोग NICVD आते, तो हमें कुछ फायदा नहीं मिलना था, हमारा पैसा ही लगना था, लेकिन हम एक बेहतर सर्व करना चाह रहे थे कि ये शहर, ये सूबा बेहतर डिजर्व करता है, उनको बेहतर, यहाँ के लोग बेहतर फैसिलिटीज डिजर्व करते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह जमात इस्लामी से हमारी कल बात हुई कि जी ठीक है, हम जो है तालीमी इदारे भी आपके हवाले जो हमने लिए थे हम कर देंगे, उसमें भी हमारी बेहतर नीयत थी कि जी हम बेहतर करेंगे चीज़ों को, क्योंकि हमें पता है यहाँ का हाल क्या हो किया गया पिछले 30-35 साल से जो लोकल गवर्नमेंट जिनके हाथ में रही है, उन्होंने किस तरह तबाह किया है इस शहर को। तो हमने, हमारी प्योरली एक अच्छी नीयत थी,
लेकिन जाहिर सी बात है, अब जब वो उन्होंने जमहूरी हक इस्तेमाल किया जमात इस्लामी ने, वो बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ जो है वो 26-27 दिन रोड पे बैठे रहे, तो कल जो डायलॉग हुए हमने काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें मान ली है। बाकी जो चीज़ें जो इन प्रोसेस हैं, जो बैठ के डायलॉग मजीद बेहतर हो सकेंगे, हम जरूर मानेंगे। लेकिन MKM ने जो है वो मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, MQN की तो पॉलिसी अलग चल रही है, वो समझना चाहिए हमारे लोगों को, हमारे आवाम को। एक लिसानियत का रंग देना, अगर आप सिंसियर होते इस शहर के लिए, सूबे के लिए, बिल हाउस से पास होता है, आपके इलेक्टेड मेंबर्स हाउस में मौजूद हैं, हम कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, रोड पे तो जब निकले ना, जब हम कहेंगे हम बात करने को तैयार नहीं, हमें नहीं सुनना, ऐसे ही होता है ना, यही सिचुएशन होती है कि जब कोई सुन ना रहा हो तो हम रोड पे निकल जाते हैं, अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज करते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं भाई हमसे बात करें, हम सुनने को तैयार हैं, हम बेहतरी लाने को तैयार हैं, और आप जाके जो है प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए, तो वो एक अलग ही उनका माइंडसेट चल रहा है, वो किस तरफ लिसानियत की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड यही रहा है जी। अब तक की सियासत जो है उन्होंने लिसानियत से ही खेली है, चली है, अपनी सियासत की है, तो यकीनन उनके विचारों का कसूर नहीं है, उनकी प्रैक्टिस ही इतनी खराब रही है, तो वो शायद बेहतरी लाना चाहते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। फिलहाल यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे तहसीन आबिदी साहिबा से और ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब से, PMLN से। बात उन्होंने यही कही कि ये बहुत इनके जितने भी दावे हैं वो सारे के सारे जो है वो अपनी आज भी उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर पहले थे। वो उनके कोई भी दावा, कोई भी वादा, कोई एक वादा भी उनका इमरान खान साहब का सच्चा साबित नहीं हुआ, बल्कि IMF के बोझ तले। और नज़ीर साहब ने तो एक बात और कही कि ये खुद अपने बोझ तले जो है वो दब जाएंगे। इस तरह कि आज सेनेट में जो है वो बिल मंजूर हो गया, मिनी बजट मंजूर हो गया, IMF वाला पूरा जो उनकी जो शराइत थी वो इम्पोज कर दी गई स्टेट बैंक के ऊपर। तो अपोजिशन के 8 लीडरान जो है, 8 सेनेटर्स जो हैं वो नहीं आ सके, जिसकी वजह से एक वोट से बिल जो है वो मंजूर हो गया सेनेट में। तो नाजरीन, कराची, पाकिस्तान या पूरे पाकिस्तान, अभी सिंध की बात हो रही थी कि सिंध में जो है वो बल्दियाती बिल जो है वो उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही जमात इस्लामी की, और इनकी महंगाई के ऊपर जो है वो कोई भी बात नहीं करता। महंगाई के ऊपर क्यों जो है वो नहीं निकला जाता? कुछ चंद एक जमातों के अलावा महंगाई के ऊपर कोई भी जमात ना धरने देती है, ना दावे देती है। पावर के लिए सारी जमातें धरने भी देती हैं और सारी जमातें एहतजाज भी करती हैं, लेकिन महंगाई के खिलाफ कोई जमात जो है वो निकलने को तैयार नहीं होती। देखते हैं कि और भी जमातें अभी इस महंगाई के खिलाफ निकलती हैं या नहीं निकलती, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ने वाली है। पेट्रोल की कीमत जो है शायद अगले महीने से बढ़ जाएगी और तारीखी सतह पर चला जाएगा पेट्रोल। पाकिस्तान की तारीख में इतना महंगा पेट्रोल कभी भी नहीं हुआ जितना महंगा अभी इस वक्त है, और मजीद 7 से 10 रुपए जो है वो मजीद बढ़ने का इम्कान है। नाज़रीन, इसी बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर माहिन सलमान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है काटी की, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि बिजनेसमैन कम्युनिटी के ऊपर इस पेट्रोल की और गैस की लोड शेडिंग और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया माहिन साहिबा, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह देखती हैं पेट्रोल की कीमत 7 से 10 रुपए मजीद बढ़ने वाली है? यानी कि पेट्रोल बढ़ेगी तो गैस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो गैस भी बढ़ेगी, और जाहिर है पेट्रोल डीजल एक इंडस्ट्री की बहुत अहम ज़रूरत है। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और जो बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ जो वर्कर काम करते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये तो एक पूरा साइकिल है, इन्फ्लेशनरी साइकिल, और आपकी बिजनेस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसको रन करने के लिए जो है आपको फ्यूल चाहिए एज एन इनपुट। आपके मेजर इनपुट जो है किसी भी सूरत में फ्यूल होगा। फ्यूल नहीं होगा या एनर्जी नहीं होगी जिसमें आपकी बिजली है, गैस है, इवन पानी तक जो है वो डिपेंडेंट होता है आपके फ्यूल एनर्जी के ऊपर ना, कि पानी भी नहीं मिलेगा, आपको बेसिक यूटिलिटीज से आप महरूम हो जाते हैं। अगर ये चीज मतलब अगर एक्सट्रीम पे चली जाए तो आप ये देखिए कि अगर बेसिक इनपुट ये है तो इसका मतलब है कि बेसिक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी यही है। जब आपकी कॉस्ट बढ़ती है तो क्या होता है, आप इनकम्पेटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो खाली बिजनेस के लिए नहीं है, ये एक पूरा साइकिल चल रहा है। आपके वर्कर्स जो हैं वो भी आपकी प्रोडक्ट के खरीदार हो सकते हैं, आपके कस्टमर जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट के खरीदार हैं, जो कि इस मुल्क में भी हो सकते हैं या मुल्क के बाहर भी हो सकते हैं अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो ये लाजमी तौर पे आप इनकम्पेटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे मुल्कों का सामान आपसे सस्ता हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट से महंगी हो जाती है। जाहिर बात है, जब यहाँ कॉस्ट बढ़ेगी तो बिजनेसमैन मार्जिन के लिए काम करता है, फलाही काम तो करता नहीं, वो अपना थोड़ा मार्जिन चाहता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ पे आप इनकम्पेटिटिव हो जाते हैं।
दूसरी चीज ये होती है, लोकल मार्केट को अगर हम देखें तो अब आपकी इनपुट बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आपने पैसे बढ़ा दिए, लेकिन आपके लोगों की कुव्वत खरीद तो कम हो गई ना। अगर मैं कोई चीज, क्योंकि महंगाई सिर्फ एक बिजनेस की थोड़ी, सारे बिजनेसेस की बढ़ी, हमने फूड आइटम्स के पैसे बढ़ा दिए, कपड़े के बढ़ा दिए, डिफरेंट चीजों के जितने भी जरूरी अशिया है सबके ऊपर पैसे बढ़ गए, तो कुव्वत खरीद जो है आपकी आवाम की वो हो गई कम। अब जहाँ पे आपका माल 2 गुना बिकता था या 4 पीसेस बिकते थे, एक बंदा 4 पीसेस लेता था, वो 2 लेगा या 3 लेगा या कोई 1 लेगा, तो आपकी क्या हुआ, रेवेन्यूज जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ आ गए बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। तो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर भी इफेक्ट आता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट आता है, सेल्स के ऊपर इफेक्ट आता है, क्योंकि कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, इसमें आप ये देखिए कि आपका जो पैसा है, आपका रुपया है, वो डिवैल्यू हो जाता है। यानी कि आपकी इन्फ्लेशन में होता क्या है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली वो चीज के प्राइसेस जो है बाय लॉ ऑफ, ये जो हमारी इकोनॉमिक्स की बेसिक लॉज हैं, इसके हिसाब से जब भी सप्लाई बढ़ेगी तो आपके प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगे। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब भी आपके रुपये की इन्फ्लेशन होगी, रुपए की कदर में कमी आएगी। एक लिहाज से आपके ये एक एवर नेवर एंडिंग बहस है कि जो कर्जे बढ़ गए नहीं बढ़ गए, बहरहाल एक लिहाज से बढ़ भी जाते हैं, आप ग्लोबली इनकम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी तो हर्ट होती ही होती है, दूसरे लोग भी जो है ना वो हर्ट होते हैं। अगर आपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने हैं, जो कि आप ये देखिए आपका बेसिक इनपुट है, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 53% जो है वो सर्विसेज सेक्टर है, 23% के करीब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और 22% के करीब आपका एग्रीकल्चर है। आप अपने आप को एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते थे, आप वो भी नहीं रहे। तो अब होगा क्या कि आपके हर तरह से जो है ना आपके कंज्यूमर्स को, आपके लोगों को प्रेशर है। सबसे जो यहाँ पे देखने वाली बात है वो फूड इन्फ्लेशन है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे खतरनाक सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो फूड इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। आपके आटे, दाल, घी, चावल सबके ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए, सबके ऊपर आपने पैसे बढ़ा दिए और आपने कहा कि जी इतने बिलियन, 280 बिलियन रिफंड हो जाएंगे। भाई 280 मिलियन जो है वो रिफंड कैसे होंगे? वो आपने कोई रिफंड का टैक्स मैकेनिज्म तो जो है वो इशू करा ही नहीं। आज भी आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ ही नहीं है कि वो आपके पैसों को रिफंड करे। तो अवाम जो है वो किस तरीके से क्लेम करेगी अपने पैसे को? कोई आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, जब भी फूड प्राइसेस आपके बढ़ते हैं तो उससे आपका गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडन, और ये बहुत जबरदस्त सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चला जाता है इकोनॉमी को। फाइनेंशियल तो है ही है, इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स जब आपकी हो जाएंगी अनएम्प्लॉयमेंट की। अब एक शख्स को, बिजनेसमैन को जब महंगा पड़ेगा तो वो अपने लेबर को ले ऑफ करना शुरू करेगा अपनी कॉस्ट कट करने के लिए। अब उसे कहीं तो कट करनी है ना कॉस्ट। तो उससे क्या होगा, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ थेफ्ट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाती है। जैसे कि कराची में आजकल आप देख रहे हैं मुस्तकिल जो है ना आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है। लोग जाहिर बात है घर में खाना पीना लेके जाते हैं, जब वो ऐसे नहीं मिलता तो छीनना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ना एक बुरे तरीके से आपको सोशली और इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करती हैं। तो जी 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 अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि टैक्स रिफंड्स जो है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अल्टीमेटली सोशल जो है ना उसके ऊपर सोशली बहुत इंपैक्ट करता है। एक चीज एक शख्स की दस्तरस में नहीं होगी तो जाहिर है वो छीनेगा। तो ये टैक्स मैकेनिज्म पूछते नहीं है इनको बिजनेसमैन, जो जाहिर है एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर तबका है बिजनेसमैन, और काटी सब चीजों को देख रहा होता है, लेट कर रहा होता है। तो क्या इनकी जो एफबीआर है, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, उनसे सवाल जवाब नहीं करते बिजनेसमैन कम्युनिटी? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अभी लाइजॉन भी करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं और अपने कंसर्न कम से कम काटी तो जहाँ भी होता है वो रेज करती है। इसके ऊपर भी हमने बड़ा कंसर्न रेज किया तो हमें उन्होंने कहा कि हम ये मैकेनिज्म आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। बहरहाल वो अभी तक तो हुआ नहीं है हमारे साथ शेयर, लेकिन होना ये चाहिए था कि ये मैकेनिज्म पहले डिजाइन होता और उसके बाद आप टैक्स लगाते। मगर यहाँ पे हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, वो जो है ना पहले आपका टैक्स आ गया है, मैकेनिज्म अभी तक डिजाइनिंग में है। तो जब आपके रिफंड ही नहीं है तो फिर मतलब इट्स एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना एक तरीके का।
नहीं, और दूसरी बात कि जब वो दावे कर रहे हैं कि 200 बिलियन जो है वो वापस हो जाएगा, कैसे वापस होगा? उसकी जाहिर है उसकी एक उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई होगी, उसकी एक स्टडी, एक रिसर्च होगी, उसका एक मैकेनिज्म बिल्कुल होगा, तो उसका मैकेनिज्म पहले और टैक्सेस बाद में होने चाहिए, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए था। यही मैंने आपसे कहा ना कि मैकेनिज्म पहले बनता और टैक्सेस बाद में लगते, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस पहले लग गए, मैकेनिज्म के ऊपर अभी काम हो रहा है। अब बताइए, टैक्स रिफंड, आप फूड इन्फ्लेशन कर रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर कई दफा एडमिट कर चुके हैं। अब वो इसको काउंटर करने के लिए सोशल प्रोग्राम्स, एहसास प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, ये लॉन्च कर दिया। भाई आप ये सारे प्रोग्राम्स लॉन्च ना करें ना, आप इन्फ्लेशन होने ही ना दें, आप ये टैक्सेस लगाए नहीं ना, जो पैसा आप ये प्रोग्राम्स लॉन्च करने में खर्च कर रहे हैं वो पैसा आप 3-3 महीने को जी। अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर है हम्म। हो रहा है और उस इंक्रीज के अगेंस्ट आप एहसास प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, आप प्रोग्राम लॉन्च ना करें ना, आपकी इन्फ्लेशन ही ना होने दें। आप इन्फ्लेशन, क्योंकि प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उसमें फिर करप्शन होती है, जब करप्शन होती है तो प्रोग्राम भी उस तरीके से, उस तसलसल से चल ही नहीं सकता, और जाहिर है वो एक बहुत कम तबके के लिए वो प्रोग्राम उसको अवेल कर पाता है, पूरा पाकिस्तान नहीं कर पाता, पूरा पाकिस्तान उसको अवेल नहीं कर अभी पाता। इन्होंने कहा कि जनाब फूड आइटम्स के ऊपर आपको रिफंड हो जाएगा। रिफंड कैसे होगा? एक ही मैकेनिज्म होता है ना, टैक्स रिटर्न। आपके ख्याल से आपके लोग इतना दमदरूद रखते हैं कि टैक्स रिटर्न करें? एक बिजनेसमैन को तो टैक्स रिटर्न जमा कराना और प्रोसेस कराना इतना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो आज तक कोई रिटर्न मिला नहीं। वो एडजस्टमेंट करते रहते हैं कि जी ये रिटर्न के बजाय आप कर ले। एक आम आदमी ये सब काम कैसे कर सकता है, आप मुझे बताएं। दूसरी बात, फूड इन्फ्लेशन पर टैक्स रिटर्न्स आ ही नहीं सकते है ना? हाँ नहीं, वो कहते हैं कि जी आ जाएंगे, आटे दाल चावल के ऊपर हम स्टोर्स के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल लगा लेंगे, मशीन्स होती हैं जिनसे ये रिकॉर्डिंग होती है इनकी सेल की। अब इनके डॉक्यूमेंटेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको एक करने के लिए पूरा एक आम आदमी को सफर नहीं कराना चाहिए ना। वो करियाना स्टोर वाला कैसे करेगा? पोस्ट मशीन कैसे लगाएगा वो? ये लगाएंगे ना, ये कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे और फिर आप उसका बिल जब जमा कराएंगे तो उसका बिल जमा कराने के ऊपर आप जो है वो रिटर्न ले लेंगे। बट होल पॉइंट इज कि ये काम कैसे होगा? इतने जल्दी इतनी आसानी से हो नहीं सकता। इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स। आप आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करते ना, आपने एकदम से शुरू कर दिया। अच्छा चले भाई, शुरू कर दिया, कोई मैकेनिज्म तो देते। वो मैकेनिज्म लोग अपने आप सोच रहे हैं कि ये होगा, इनकी तरफ से तो कोई ऑफिशियली अभी तक आया नहीं ना मैकेनिज्म। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितने परसेंट बिजनेस कम्युनिटी जो है वो मूव कर गई है पाकिस्तान से? देखिए, फिगर्स के एतबार से कहना तो कुछ मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हमें इतना पता है कि जनाब कराची से जो है ना जरूर मूव कर रही है। कराची से जो कराची का इन्होंने हाल किया है प्रोविंशियल की और फेडरल की लड़ाई ने, और बिल्कुल एक निगलेक्टेड सिटी उसको बना दिया है। बहरहाल यहाँ से इंडस्ट्री मूव कर रही है दूसरे पाकिस्तान के एरियाज में, खासतौर पे पंजाब की तरफ और हमारे बलूचिस्तान की तरफ, हब की तरफ। काफी कराची की इंडस्ट्री जो है ना वो मूव कर रही है। पाकिस्तान से भी बाहर जा रहे हैं, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड के मैंने आपसे पहले ही कहा था 53% जो सेक्टर है ना वो सर्विस सेक्टर है इस वक्त पाकिस्तान में। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ओनली 22% ऑफ द इकोनॉमी, और 23% सॉरी, और 22% आपका एग्री सेक्टर है, जो कि इस वक्त बिल्कुल भी वैल्यू एडेड नहीं है। तो इंडस्ट्री आप इसको कहें वो 22% में आती है। इस वक्त आपका ह्यूमन कैपिटल जो ड्रेन हो रहा है वो आपके सर्विसेज सेक्टर को भी डैमेज कर रहा है। आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि जनाब आप कनाडा से पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते? तो उन्होंने कहा यार यहाँ मुझे सोशल सिक्योरिटी है। मतलब जो वो बातें कर रहे थे वो एक्चुअली मदीना की रियासत वाली बातें कर रहे थे कि वहाँ पे उनको ये सब मिल रहा है। मदीना की रियासत जो है वो उन ममालिक में मौजूद है जिन ममालिक में जो है वो इस्लाम पाया ही नहीं जाता, जो ममालिक अपने आप को इस्लामी जमहूरिया नहीं कहते, वो लोग जिनको हम गोरे और सो कॉल्ड हमारे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो मतलब हम आम लोग भी, हम जिनको कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर है, उनके यहाँ वो मैकेनिज्म और वो चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। थैंक यू सो मच मैडम टाइम देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और इसको रोकने वाला, इसको थामने वाला कोई भी नहीं है। तमाम सियासी जमातें अपनी कुव्वत में यानी कि पावर की लड़ाई में लगी हुई हैं, लेकिन अवाम की फिक्र किसी भी जमात को नहीं है। सारी जमातें पावर की लड़ाई में लगी हुई हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान का आगे क्या हाल होता है और महंगाई और कितनी बढ़ती है और
छोटा जो तबका है पाकिस्तान का वो किस दहाने पे आके खड़ा होता है। नाज़रीन, जाते जाते फिर वही बात कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। मुझे दीजिए ज़्यादा, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।